ऐसा क्या उन बच्चों के अंदर कम होता है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं बनते? लैक ऑफ एक्सपोजर जब होता है तब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अगर आपको जीन्स में इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस है, आपके पेरेंट्स आप में भी कहीं ना कहीं पे वो है, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइबा ऐसा भी होता है कि उनके अंदर ये डर ये भी होता है कि शायद मुझे आगे से डांट पड़े। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर देता था और हमें समझ आए ना आए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आगे से सवाल पूछें। टीचर को ये बोलना कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो वो गुनाह था। What is emotional intelligence and how can it help the mental health? हम बड़ा घबराते हैं जब हमें एकदम से कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत बड़ा मिथ है ये। कभी भी किसी का दुख फील नहीं कर सकते। हमारा जो ब्रेन है ना, वो वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस करता है। आप नेगेटिव चीज सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। एक मेजर प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया है, मैंने देखा है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, खासकर नौजवानी जो एज होती है, गैप बहुत है। हमारे माँ बाप ने हमें कभी ये सिखाया ही नहीं है कि भाई तुम्हें कोई मसला हो तो मुझसे आके बात करना। जब लड़कियों की माएँ उनके साथ कर सकती हैं तो हमारे अब्बा क्यों नहीं कर सकते हमारे साथ? आपका भाई, आपका बेटा, आपका शौहर, आपका बाप जब काम से घर आए, क्या आप उनसे बैठ के बात कर दिन के बारे में पूछ लेंगे? क्योंकि एज अ मेल आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करते हैं। बड़े कॉन्फिडेंटली वो बताते हैं कि नहीं यार ये वो कभी नहीं समझेंगे। उनको सिगरेट भी पीनी है, लड़कियों को बाहर घूमने भी जाना है। ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं वो है एंजाइटी। जो एंजाइटी है उसमें आप एक क्विक फेस चेंज कर लेते हो। सैडनेस में होते 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 आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो। एंजाइटी है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होना शुरू कर देती है और आप एकदम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। What are the stages of grief? हमारे पास साइकोलॉजी में ग्रीफ के 5 स्टेजेस हैं। लाइबा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइबा, सिंस यूर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील करती हैं जिनके अंदर आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या उन बच्चों के अंदर कम होता है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं बनते? देखें, इस तरह हम डायरेक्ट किसी भी के लिए नहीं कह सकते कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बट येस, सबसे पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि हर किसी का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जो अब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में बहुत एलीट स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत मिडिल क्लास से स्टूडेंट्स आते हैं और वो बिलो मिडिल से भी आते हैं। तो जब वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों आते हैं तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बैलेंस नहीं होता, जिसको हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक के बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट। नंबर 2 इज़ के लैक ऑफ एक्सपोजर जब होता है तब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अब लैक ऑफ एक्सपोजर किस तरह होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एलीट स्कूल से आ रहा है या कोई अच्छे स्कूल, नॉट एलीट बट कोई अच्छे स्कूल से आ रहा है जहाँ पे फुल ऑन अंग्रेज़ी पे बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर उनको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं लाइन बाय लाइन कि आप स्ट्रिक्टनेस, पंक्चुअलिटी, यस, और आप 4-5 लोगों से डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों से मिलते हैं। तो फिर वहाँ पे अब जो लोगों के पास एक्सपोजर नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो जब एक्सपोजर की बात आती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी में आके उनके जो है वो कॉन्फिडेंस का पता चलता है, बिकॉज उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करनी होती है। तो कोई बहुत अच्छी जो है वो बात कर सकता है, किसी को बात करने में प्रॉब्लम होती है। सिंस मैं अपने एग्ज़ाम्पल भी ले सकती हूँ कि मैं जब बहुत इनिशियल टाइम था हमारा करियर में, तो हम या स्टडी में, तो हम जाके एकदम फ्लोर पे सही से बात नहीं कर सकते। आपको बड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। तो एक तो आपका एक जीन्स
की भी बात होती है कि अगर आपको जीन्स में इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस है आपके पेरेंट्स में या उनमें, तो आप में भी कहीं ना कहीं पे वो है। तो एक्सपोजर, इन सबको चीज़ों को मिला के जो है वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे आके सवाल ही नहीं पूछेंगे तो आपकी जो है कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगी? तो जब व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस और जब आपको अलग अलग लोगों से जवाब मिलते हैं, अलग अलग लोगों की पर्सपेक्टिव आप सुनते हैं, दैन आप अपने पर्सपेक्टिव को जो है वो शेयर करने से घबराते नहीं हैं। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि हम क्लास में क्वेश्चन करने से डरते हैं बिल्कुल। अभी भी ऐसा होता है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बच्चे जिनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है लेकिन वो पूछने से डरते हैं। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। सो फॉर कॉन्फिडेंस, फॉर दैट आपको क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लोगों से उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं, आप 4 लोगों से एक ही सवाल करें और आपको 4 डिफरेंट जवाब मिलेंगे उसके, अब उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, देन फिर आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं। और लाइबा ऐसा भी होता है कि उनके अंदर ये डर ये भी होता है कि शायद मुझे आगे से डांट पड़े। यस, ये एक फियर है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। अगर मैं अपने आप को इनिशियल डेज, स्कूल डेज में देखूं, तो मैं कुछ ऐसे सर या टीचर्स होते थे जिनसे मैं सवाल करने से डरता था, इसलिए कि ये लोग मुझे शायद ऐसी बात सुनाएंगे, मेरी क्लास में एम्बैरेसमेंट होगी, और मैं इसलिए फिर सवाल नहीं करता था। यस शॉन, जब हम हमारे स्कूलिंग की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अब क्या होने लगा है कि जब ये वाली जो जनरेशन है जो अब यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है, वो घबराते कम हैं, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है डांटने वाला अभी, क्योंकि हम वो ना स्कूल ओल्ड स्कूल थॉट जो हमारा चलता रहा है, जो हमारे टीचर्स पहले होते थे जिनके सामने हम बात करने से डरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई कैन प्राउडली से दिस कि अगर मेरी इंस्टीट्यूट में अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो मेरे पास आराम से आ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करने, और आते भी हैं, सिंस आई हैव बीन वर्किंग एज स्टूडेंट एडवाइज़र भी। तो जो भी उनका इशू है, जो भी बात है, वो करने, अगर हम डायरेक्ट क्लास में नहीं कर सकते, सबके सामने नहीं कर सकते, तो आप प्राइवेटली आके भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, लेकिन वो पुराना हमारा ओल्ड स्कूल थॉट जो हमारा रहा है कि टीचर्स भी बहुत चेंज हो गए हैं, क्योंकि पहले बहुत टीचर्स young, को जब कुछ ऐसे करना वो डांट देती थी, अब टीचर्स ने भी अपनी वे ऑफ टीचिंग जो है वो चेंज कर लिया। पहले ऐसा होता था कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अब भी ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो टीचर है या जो लेक्चरर है, ही और शी शुड बी 50s और 60s और 40s प्लस वाला, है ना। तो लेकिन अगर कोई यंग टीचर आता है क्लास में तो बच्चे भी उस हिसाब से कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। आई नो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक अपना डिफरेंस रहना चाहिए, लेकिन एक कंफर्ट आ जाता है कि आपको डर नहीं लगता फिर जाके किसी के बारे में भी बात करने में। और वो टाइम बहुत चेंज हो गया है, जब हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की कि हम क्लास में बैठते थे और टीचर आता था और हम कुछ नहीं बोलते थे, वो 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर देता था और हमें समझ आए ना आए, बट हम लिखते रहते थे, उसमें अपने नोट्स बनाते रहते थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आगे से सवाल पूछें। बट अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की इतना ज़्यादा एक्सेस हमारे पास इंटरनेट का है, बुक्स का है, तो लोगों के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पास भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो सवाल कर लेते हैं कि अगर कुछ सवाल, जैसे हम अगेन ओल्ड स्कूल थॉट की बात करें तो उसमें टीचर्स को ये बोलना कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो वो गुनाह था। हम टीचर को नहीं बोल सकते कि आप गलत बोल रहे हो अगर टीचर गलत है भी। लेकिन अभी क्या होने लगा है, क्योंकि देखिए ना, हमने अगर पढ़ा है तो हमने भी कोई 5 साल 10 साल का वो पढ़ा है, तो अब स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ों के बारे में पता है। तो अगर एज अ टीचर या एज अ लेक्चरर या एज अ मेंटोर, अगर आपकी स्टूडेंट ने या आपके जो पार्टिसिपेंट है उसने आपको कुछ बता दिया तो वो अच्छी बात है।
और फिर वो शेयर करना, क्योंकि हमारी नॉलेज में भी तो इजाफा हो रहा है ना। हमें नहीं पता था कि, क्योंकि हम डरते थे पहले, हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में कॉन्फिडेंट भी हैं कि बात करने में, और जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो उनको अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। जैसे मैंने एक असाइनमेंट किसी टाइम में एक ग्रुप को दिया था, एंड दैट वाज कि आप यूनिवर्सिटी के जो लोअर स्टाफ है, जो गार्ड्स हैं, जो पीएन है, आप जाके उनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। एक टॉपिक था हमारा इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का। उस पे जाके फिर उन्होंने जब इंटरव्यूज़ किए तो उनकी स्टोरीज़ वो जब ले आए तो दे वर वेरी हैप्पी कि यार हमें तो पता ही नहीं कि लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी भी हैं। ठीक है, तो फिर अब जो है चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, गलती डांटने का उनको डर नहीं होता, क्योंकि अब वो डांट वाला कॉन्सेप्ट चला गया। अब कोई टीचर जो है वो स्टूडेंट को डांटता नहीं है। कुछ हैं, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ कि सारे टीचर्स ही ऐसे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे टीचर्स भी होते हैं हर जगह, लेकिन ज़्यादातर ये कि कोई डांटने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। हाँ, कम हो गया है बेसिकली। लाइबा, आपने देखा होगा हमारे जो पॉडकास्ट का एक टॉपिक है वो सोच है, और मैंने ये टॉपिक रखा क्योंकि मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से डिफरेंट है, सक्सेसफुल है, तो वो इस वजह से है, वो माइंडसेट की वजह से। तो एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन दैट। देखिए अगेन कि जो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है वो अब कम होने लगा है। पहले ऐसा होता था, जो हमसे अपर जनरेशन है, दे वर फिक्स्ड विद देयर पर्सनालिटीज़, उनको चेंजेस नहीं पसंद। उनको अगर कोई चेंज होता है तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट चेंज, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अपनी गलती ना मानना, जैसे हमसे बड़े हैं या अगर कहीं पे वो कोई गलती होती है तो क्योंकि उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते इस चीज़ को गलत, वी कांट डू। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे है। जैसे हमने हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था दैट वाज कि अगर किसी को नौकरी करनी है तो या तो वो डॉक्टर बनेगा, या तो वो इंजीनियर बनेगा, या तो वो टीचर बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये 3 ऐसे जो है वो एरियाज हैं जिनमें आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ये था फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा, क्योंकि पहले आर्ट्स अगर कोई पढ़ता था तो वो कहते थे आर्ट्स कौन पढ़ता है, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, वो बच्चा वीक बच्चा होता है। यस और अब आप देखें आर्ट्स की फील्ड हर फील्ड में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो क्या हुआ ऐसा कि वो हमारी सोचों में फ़र्क आने लगा एक्सपोजर से। जब हमारे पेरेंट्स, अब के जो पेरेंट्स हैं, वो उनको बच्चे बताते हैं कि आप इस चीज़ में गलत हो। जब हम छोटे होते थे हम नहीं बोल सकते थे अपने अम्मा पापा को कि आप इस चीज़ में गलत हो, हमें तो जूते पड़ते थे। सही बात। मतलब अगर अभी भी हम अपनी अम्मी को जाके बोलेंगे आप चीज़ गलत कर रही हो, तो पहले तो हमें ऐसी नज़रें पड़ती हैं कि वो मैं तो नहीं गलत कर सकती, फिर उनको समझ आता है कि अच्छा हाँ। तो ये एक पूरी जर्नी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब आपको आपकी गलती एक्सेप्ट करने में मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैं भी तो गलत कर सकता हूँ ना, मैं भी तो गलत कर सकती हूँ ना। तो ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है ना, ये वहाँ से आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको उसमें ट्रांसफ़र होने लगे ग्रोथ माइंडसेट में। अभी की जो जनरेशन है वो ग्रोथ माइंडसेट में है, उनको ये भी करना है, उनको ये भी करना है। हम पहली वाली जनरेशन जो है वो कभी भी नहीं, अपनी फील्ड से हटके वो कुछ नहीं करते थे। वो कहते थे हम अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हमें किसी और की फील्ड की या कुछ और एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो एक्सपोजर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चेंज से घबराते हैं। यस, फर्स्ट मेरा सेंटेंस यही था कि हम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आजकल के आप बच्चे उठाएंगे ना, मैट्रिक के, इंटर के, वो बोलेंगे मुझे फ़ोटोग्राफी भी करनी है, मुझे जो है वो व्लॉगिंग भी करनी है, मुझे ब्लॉग भी करना है, मुझे कंटेंट राइटिंग भी करनी है, मुझे पॉडकास्ट भी करना है, मुझे सब करना है। पहले ऐसा नहीं होता था। सो दिस इज़ अ ह्यूज जर्नी कि अब के हमारी जो जनरेशन है वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा
आ रही है रादर देन बीइंग ऑन फिक्स्ड माइंडसेट। क्योंकि पहले हमारे टाइम में भी हमें सिर्फ ऑप्शंस इतने मिलते थे, या तो तुम ये करो या तो तुम ये करो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब पेरेंट्स जो है वो पूछते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनसे पूछते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कज़न ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चूज़ किया, तो उनके जो बड़े थे उन्होंने तो उठते साथ बोला ये कौन सा डिपार्टमेंट है, इसमें क्या पढ़ के करोगी। दैट इज़ अ फिक्स माइंडसेट कि अगर आप अंग्रेज़ी, आप मैथमेटिक्स और आप इस्लामियात ये सब्जेक्ट लेते हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सही। जैसे अगेन मेरी एक कज़न है जिसने सिविल इंजीनियरिंग लिया। सिविल इंजीनियरिंग को हमने फिक्स कर दिया है कि लड़के ले सकते हैं, लड़कियां नहीं ले सकती, हमने कर दिया है ना फिक्स। तो यही चीज़ है, लेकिन उसने लिया, वो अब PhD कर रही है सिविल इंजीनियरिंग में। Nice. तो मतलब ये चीज़ें आती हैं वहीं से, तो हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इन दोनों की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैथ में बहुत बुरी हूँ, सच में भी हूँ ठीक है, मैं मैथ में बहुत बुरी हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँगी तो शायद मैं बेहतर हो सकती हूँ। दिस इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। राइट। लेकिन अगर मैं मैथ में बुरी हूँ, मुझे मैथ में मैं तो बुरी ही रहूँगी सारी ज़िंदगी, मैं कर ही नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती। राइट। दिस इज़ फिक्स माइंडसेट। सही। और इसके अंदर आई थिंक सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने यही बोला आपको कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना वो बहुत डिफरेंट है। अच्छी बात है, हमें नहीं मिला एक्सपोजर इस चीज़ का। हमें मतलब हमसे या हमसे पुरानी वाली जनरेशन को इस चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिला कि पेरेंट्स आके उनसे पूछें कि तुम्हें क्या करना है। और मेरे ख्याल से अब कुछ पेरेंट्स अगर हों भी ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट के, तो उन्हें यूं ही करना चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट पहले उनका होना चाहिए, तो वो बच्चों को उस माइंडसेट के साथ ग्रो करवा सकते हैं। देखिए अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जो है ना, आपको ये सिखाती है कि आपको चेंज किस तरह एक्सेप्ट करना है। Right. ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, Right. ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग से ये सारी चीज़ें सीख साख के फिर आके जो है वो अपने बच्चों के साथ वो चीज़ चेंज करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि ठीक है, अब अगर हमारा टाइम फिक्स माइंडसेट का था तो मैं जो है वो अब आप ग्रोथ माइंडसेट, आपको जो फील्ड लेनी है आप लो, आपको जो काम करना है आप करो, आपको जिस फील्ड में जाना है। क्योंकि हमारे जो अगेन जो स्टूडेंट्स की बात आती है ना, जो फर्स्ट ईयर इंटर करके आते हैं, बहुत घबराते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे वाले टाइम में तो हमें तो एक पता ही नहीं था ना कि हमारे पास ऑप्शन 3 थे जिसको हमें लेना था किसी एक को। सही। तो अब के जो बच्चे हैं वो ये वाले बच्चे, भले आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, भले आप, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कौन सी फील्ड क्या, या आपकी, क्योंकि ये डिसीजन लाइफ लॉन्ग चलता है। अगेन यही चीज़ कि पहले फिक्स्ड माइंडसेट में ये था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करना है। बिल्कुल। अब क्या है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली और आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है तो आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं है ना। सो दिस इज बेसिकली फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। गुड। अच्छा, आपने एक बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन दैट नाउ कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट हेल्प द मेंटल हेल्थ। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी है आप के अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड और मैनेज करने की, और दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज अंडरस्टैंड करने की। और वी कांट मैनेज बाकी सबके इमोशंस, लेकिन यह है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। आजकल की जो सिचुएशन है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको आपके जो अपने इमोशंस इरेगुलेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इस चीज़ की वजह से हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है तो मुझे जो है वो स्ट्रेस लिया है मैंने तो इसलिए हो रहा है, मुझे जो फटीग हो रही है तो मैंने ये काम ज़्यादा किया है तो इसलिए हो रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आपके इमोशंस को किस तरह जो है वो क्या हो रहा है किस टाइम में, क्योंकि ऐसा होता था कि हम बड़ा घबराते हैं जब हमें एकदम से कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम अब क्या करें। और हमारा जो दिमाग है ना शॉन, मैं आपको बताऊं, हमारा जो ब्रेन है ना वो वैसे ही सेल्स केमिकल प्रोड्यूस करता है जो आप सोचते हैं।
अगर आप नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और नेगेटिव ही आपके सामने सब कुछ दिखेगा। आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है ना केमिकल बनाने में, ये 1 सेकंड नहीं लगता आपको कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज़ में हेल्प करता है आपको कि आपको अपने थॉट्स को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि यार अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे अभी नहीं चिल्लाना, उधर से उठ के बाहर चले जाएं। अगर आप वीक है इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो अगर आप मुझ पे चिल्लाएंगे तो मैं आपको चिल्ला के जवाब दूंगी, लड़ के जवाब दूंगी। हमारी है ना जनरेशन, कोई लड़ता है तो वो एकदम वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क लाइक दिस। लाइबा, अब जो टाइम है इसमें एक मेजर प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया है, मैंने देखा है, वो ये है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, खासकर नौजवानी जो एज होती है उसके अंदर जो है वो गैप बहुत है, कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बातों पे वो जो है ना मुत्तफिक नहीं होते। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऐसा इशू क्यों है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना पेरेंटल गैप की, तो वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें कभी ये सिखाया ही नहीं है कि भाई तुम्हें कोई मसला हो तो मुझसे आके बात करना। राइट। जब बहुत बच्चा छोटा होता है, जब किसी मसले के बारे में बात करता है तो उसको मार पड़ती है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जब हमें बाहर दोस्तों से मार पड़ती थी तो हम घर आके जब हम अम्मी या बाबा से वो चीज़ डिस्कस करते थे, सबसे पहले तो हमें थप्पड़ पड़ता था कि तुमने क्या किया है। हमने वो चीज़ पिक की है वहाँ से कि हम अपने बच्चों के साथ जो है ये चीज़ डिस्कस ही नहीं कर रहे कि उसके साथ मसला क्या है। आजकल इतने इश्यूज़ हैं, पहले भी होते थे, आजकल का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। जो हमने बात की कि हम पेरेंट्स से जाके नहीं बोल सकते थे किसी की चीज़ के बारे में, अब हम बोल सकते हैं। लेकिन स्टिल ये है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब जो हमारा कॉलेज का बच्चा स्कूल 9th मैट्रिक से, उस टाइम से लेके वो दूर होता जाता है। सही कह रही हो। और फिर हम प्यूबर्टी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने सारे मसले होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पीयर रिलेशंस ढूंढते हैं। यार मैं अपने दोस्त के पास चला गया, उससे बात कर ली। लड़कों का तो खास कर यही है, लड़कियां भी यही हैं, लड़कियां भी यही हैं कि हम अपने दोस्त के पास चली कि उससे शेयर कर लिया, उससे अच्छा अगेन क्योंकि हमने ये नहीं सीखा होता कि बात शेयर करने से हमें ऑपोजिट रिस्पॉन्ड भी आ सकता है। तो हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें वही जवाब सुनाते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, है ना। तो हम उनके पास चले जाते हैं बात करने, कंफर्टेबल कि यार हमें तुम तो जवाब जो दोगे ना वो बिल्कुल सही दोगे, लेकिन जो अम्मा अब्बा जवाब देंगे वो बिल्कुल गलत देंगे। ऐसा नहीं होता, उनके जवाब ज़्यादा सही होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन बस तरीका सही नहीं होता। तो बस उस तरीके से भागने के लिए, क्योंकि हम भी कंफर्ट जोन देखते हैं ना, कि अब ऐसा तो नहीं है कि यार मैं अपने अम्मा के पास गई, उसको बताया ये मसला है, तो सबसे पहले तो चिल्लाएंगी वो मेरे ऊपर, हम उस चीज़ से भागते हैं। तो जब हमारा जो पेरेंटल गैप आता है ना, वो वहाँ से आता है, तो बच्चे इस एज में दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने बच्चों से बात करें। लड़कियाँ फिर भी कर लेती हैं माँ से, अब्बा जो है वो बेटों से नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, किसी बारे में नहीं करते। एक एग्जांपल मैं शेयर करूँगी जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त है, उसने एक चीज़ बोली कि यार उसकी शादी की कोई चीज़ डिस्कस हो रही थी, तो उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे थे, बाकी लोग उससे बात कर रहे थे। मुझे बोल दिया, कज़न को बोल दिया, दोस्त को बोल दिया। तो उसने आके एक बार बड़े गुस्से में, दुख में ये चीज़ शेयर की कि यार मेरी पेरेंट्स मुझसे क्यों नहीं बात करें, मेरी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा डिसीजन है ना ये। जब लड़कियों की माएँ उनके साथ कर सकती हैं, तो हमारे अब्बा क्यों नहीं कर सकते हमारे साथ, है ना। क्यों नहीं कर सकते वो आके मुझे ये क्यों नहीं बोल सकते कि इस लड़की की वजह ये बात है, या इस लड़की के बारे में हम चाहते हैं कि आप उससे शादी करो। ये इस तरह कहते हैं, हम जब ऑफिस से थक के आते हैं तो हम घर पे घुसते हैं और वही बच्चों का चिल्लाना, अम्मा बोलती हैं चुप करो मुझे ड्रामा देखना है, मेरे साथ बात नहीं करो, चुप करो मुझे खाना बनाना है, बहनें अपने उसमें, बड़ा भाई अपने उसमें, अब्बा बात नहीं करते। फिर हम करें क्या,
एज अ बॉय, एज अ गाय। फिर हम दोस्तों के पास जाते हैं, फिर मसले कि दोस्तों के पास क्यों जा रहे हो। सिमिलरली जो शादीशुदा भी होते हैं तो ये मसले फिर जब घर आते हैं तो जो लड़कियां हैं वो मसले क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। इट्स ये इनको हम मसले ना भी बोलें तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो हमारे ऊपर चीज़ें उस बात का यस इम्पैक्ट पड़ने लग तो जाता वो है। हम लड़के के सामने जो उनका शौहर है उनके सामने करेंगे। अब शौहर बोलेगा यार मैं पहले से थक के आके आया हूँ, तुम आके मुझे ये बता रही हो। फिर वो झगड़े होते हैं। अब जो मेरे दोस्त हैं उसका भी यही सबसे था कि यार मुझसे तो किसी ने बात नहीं की, मैं घर आता हूँ तो मुझसे तो किसी ने बात नहीं की, वही हम अकेले बैठ के मोबाइल देखें या बाहर चले गए दोस्तों के पास। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका भाई, आपका बेटा, आपका शौहर, आपका बाप जब काम से घर आए तो उसको भी बच्चों से बात करनी चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए या जो उनके घर में लोग हैं कि आप उनसे बैठ के बात करो, दिन के बारे में पूछो, 100 चीज़ें निकलेंगी। क्योंकि एज अ मेल आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करते हैं काम के सिलसिले में एज अ फीमेल, लेकिन हम फिर घूम फिर के इन चीज़ों के ऊपर बड़ा जो है वो लड़ते झगड़ते हैं कि मसले क्यों हो रहे हैं, मसले क्यों हो रहे हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स ने कभी हमसे खुल के बात करने को नहीं सिखाया, और हम उस चीज़ को लेके हम बड़े हुए हैं, उस चीज़ को लेके हमने जो है वो चीज़ें सीखी हैं। तो अब हम अपने माँ बाप से ज़्यादा कंफर्ट जो है वो अपने दोस्तों में ढूंढते हैं, अपने कज़न्स में ढूंढते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ये कोई भी मसला हो मेरे पास आओ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं कर सकते शेयर पेरेंट्स से, लेकिन बहुत सारी हैं जो कर सकते हैं। हमने ये क्यों कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हम तो पेरेंट्स से बात ही नहीं कर सकते या हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है ना वो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिलेशन किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से उसको बेटर बनाएं। क्योंकि जब आप बैठ के उनसे बात करोगे ना, जब आप करना शुरू करोगे वो खुद से आपको बता देगा, लेकिन आप उससे करो तो सही। आप तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे। अगर वो आ रहा है आपसे बात कर रहा है, आपका दोस्त आ रहा है आपसे बात कर रहा है, आपका फादर पेरेंट बच्चा उस अपना बैठ के जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो पेरेंट्स से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हो गए। मैंने मेजर स्टूडेंट्स को देखे, उनका मतलब उनसे बात की है तो वो बताते हैं यार मैं जब घर जाता हूँ मैं बस अपना काम करके आ जाता हूँ, फादर होते नहीं हैं, मदर काम में बिजी होती हैं या उनके किसी रिश्तेदारों के पास होती है। तो मतलब उनका जो एंगेजमेंट है ना उनके पेरेंट्स से वो है ही नहीं। और अब जो मोबाइल फ़ोन है तो हम खैर से भी घर में जाते हैं तो हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड अभी मोबाइल है तो हम वहाँ पे कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम ग्रुप्स पे इतने रेंट लिख के भेज देते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। भाई आप घर पे तो डिस्कस करो, मतलब घर वालों के साथ करो डिस्कस। आप क्यों परेशानी में वो करें, और आप रेंट डाल रहे हो ये ग्रुप्स पे जो कि आपको 100 तरह से जज करेंगे। अब तो वो आइडेंटिटी भी हाइड करके भी अपलोड कर देते हैं ना लोग, बड़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं स्टूडेंट से, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलती हूँ तो वो बेसिक चीज़ों पे बच्चे परेशान होते हैं जो कि मतलब एज अ पेरेंट आपको और मुझे तो हमें यूँ पकड़ लेनी चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं पकड़ पाते वो, जहाँ पे आपको लगे कि आपका बच्चा परेशान है, जहाँ पे आपको लगे, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तो शौन कोई नहीं समझ सकता ना इस चीज़ को। तो फिर आपको जब आपको लगता है कि आपके बच्चा जो है वो परेशान है किसी चीज़ के, अच्छा हम आजकल के बच्चों की परेशानियों को पेरेंट्स परेशानी समझते ही नहीं है। आप उनको अंडरस्टैंड तो करें। उनका मसला कहाँ पे आता है कि यार मेरे अब्बा नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? मतलब अब्बा का एक्सपीरियंस आपसे, और बड़े कॉन्फिडेंटली वो बताते हैं कि नहीं यार ये वो कभी नहीं समझेंगे। तो क्योंकि आपने ऐसा कुछ फील करवाया होगा ना, तभी नहीं समझेंगे। राइट। जब आप उनको ये फील करवाओ कि यार अगर चलो तुमने गलती की है, तुमसे ये गलती हुई है, कोई बात नहीं, इसका हल निकालते हैं, फिर आप बाद में समझाओ कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन आप पहले से उसको बोलोगे ना, वो बोलेगा भाई मैंने तो अभी बात ही नहीं की, आप तो मेरी वो हेडलाइन से ही कहने लगे हो कि ना, अभी तो मैंने वो पूरा बताया ही नहीं आपको। सही बात है। और हमारा दोस्त तो हमें बताएगा, बोलेगा यार तुम बड़े दुख में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें वो अच्छा लगेगा।
तो आपको ना नेगेटिव चीज़ें, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपको उठते साथ ही ना नहीं बोलना, उनको नेगेटिव थॉट देना ही नहीं है, उसको वो नहीं सुनना। बच्चे को वो नहीं सुनना, बच्चे को सुनना है कि हाँ ठीक है तुमसे गलती हुई है, चलो अब हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्यों बच्चे जो है वो, या जो यंग लड़के लड़कियां दोस्तों से जाके हर चीज़ के बारे में सोल्यूशन लेती हैं कि यार तुम बताओ अब क्या करूं, तुम बताओ अब क्या करूं। और फिर मैंने देखा है कि ज़्यादातर उनको जो है ना नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो बाहर सोसाइटी से मिलती हैं, बिल्कुल यही है, क्योंकि उनके पास खुद के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर उनके अपने पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं। अब बिल्कुल। उनकी फैमिली में बहुत कोई प्रेशराइज्ड वो चल रहा है, और कोई मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, लड़कों की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, कि कोई ड्रग यूज़ यस करता है तो बिल्कुल। वो फिर क्या करता है कि ऐसे बच्चों को टारगेट कर लेते हैं वो लोग। फिर ऐसे इन्वॉल्वमेंट होती वो बिल्कुल। बढ़ जाते हैं उसके तो अंदर। जब आप पेरेंट्स हमारे बच्चों के इसमें देखिए, बच्चे हैं ना वो तो करेंगे गलती, ठीक है, उनको नहीं पता, उनको सब करना है। सही। अभी उसको उनको सिगरेट भी पीनी है, बिल्कुल लड़कियों को बाहर घूमने भी जाना है, बिल्कुल। तो वो क्यों करें, वो उन करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे अंकल हैं, उनको नहीं, मतलब उनको पता था उनका बेटा सिगरेट पीता है, बट ऑब्वियसली सामने नहीं पीता था, नहीं तो पीता था। एकदम हम लोग बैठे हुए थे और हम सामने से जो है ना अंकल ने बोल दिया कि यार माचिस देना, और उसने ना जल्दी से वो निकाल दी है ना, तो एकदम हम सब ना उसके बाद हम सब हंसने लगे। तो आप इतनी तो कंफर्ट लाओ ना कि आप अपने अब्बा, उनको पता है कि आप गलती कर रहे हो, तो पेरेंट्स का इसमें ज़्यादा रोल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, कि आप उनको उनसे बात करो, उनसे पूछो कि मसला क्या है, वो आपको बता देंगे। देखिए अल्लाह ना करे कोई इतने बड़े मसले नहीं होते, नहीं है, लेकिन उनको वो नहीं सुनना। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब बच्चे छुपाना शुरू कर देना तो वो मसले बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आप जब उनको बताओगे कि यार अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम कर, और अब के जो पेरेंट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि अच्छा कोई मसला है, चलो, क्योंकि अब ये साइकोलॉजी वाली अवेयरनेस हर जगह पे है वो, लेकिन अभी भी हमारा जो गैप है वो वहीं पे ही है। हमारे जो अब जैसे हम भी बैठते हैं कज़न्स, तो हम कज़न्स में शेयर चीज़ करना, दोस्तों में चीज़ें शेयर करना ज़्यादा आसान समझते हैं, कंफर्टेबल समझते हैं, रादर देन टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स। राइट। कि यार मतलब हम नहीं उनको ऐसे डायरेक्ट बता सकते। तो आपको आपका बच्चा डायरेक्ट खुद कभी भी नहीं बताएगा जब तक आप उनको वो शेल्टर, वो कंफर्ट जोन नहीं दोगे। उससे पूछो जाके, यार क्या मसला, जाके उनके कमरे में बैठ जाओ। मेरी अम्मा होती है ना, तो वो आके मेरे कमरे में बैठ जाती हैं। अब वो बैठी हैं तो मुझे फ़ोन रखना पड़ता है, ज़ाहिर है अगर वो है तो फ़ोन रखे, हम बात करते करते, मैंने अपनी हैबिट बनाई है ये। मैं स्कूल से, यूनिवर्सिटी से मैं जब वापस आती थी 1 घंटा मैं अम्मी के रूम में बैठ जाती थी और उनको एज इट इज़ जो दिन में हुआ वो सब बता दिया। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब हम सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, किसी के ऑफिस से बुराई करनी है, बोल दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, अब मैं खाली हो गया दिमाग मेरा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अब जिस दिन मैं नहीं बैठती, अब उनको होता है कि कोई है, कोई बात है। मेरा भाई भी ऐसे ही है, अंडरस्टैंड करने लग गया। मैंने अपने भाई को भी यही चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई हैं कि ऐसा है। जब हमें लगता है कि वो हमारे साथ आके नहीं बैठ रहा, अम्मी और मैं जाके उधर जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं यार मेरे कमरे से जाओ, लेकिन हम नहीं 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 करके वो चीज़ कहीं ना कहीं से, अगर वो बात ना भी बताए तो मूड सही हो जाता है। तो इस तरह के है कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, फिर आपका बच्चा आपके साथ जो है वो ये चीज़ सीखेगा और वो जाके अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा, क्योंकि वो आपसे सीख के गया है ना, वो अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में फंसी रहती है कि हम नहीं करेंगे बच्चे से बात। सही। जैसे वो मेरे दोस्त वाले बताया कि वो पेरेंट्स, फिर उसने अपने अब्बा से जाके पूछा, अब्बा से जाके पूछा कि जब उनकी वो बात ख़त्म हो गई कि आपने मुझसे क्यों नहीं बात की, तो उनके अब्बा ने उनको कहा कि मुझे डर था कि तुम ना कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको अपनी ईगो की बात थी ना, तो आपको ये था ना कि मेरे बेटा मुझे ना कैसे बोलेगा, है ना। तो फिर ये चीज़ें कि पेरेंट्स अगर आके बच्चों से बात करेंगे, छोटे से छोटे मसले से लेके बड़े से बड़े तक चीज़ें हल हो जाती हैं। अगर हल नहीं होती तो चीज़ों के वे आउट ना आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर देते हैं, और बच्चे को पता होता है कि यार मैं फंस जाऊंगा तो इस चीज़ में मेरे माँ बाप हैं मेरे साथ, पीछे कोई भी चीज़, हाँ कोई भी चीज़ हो, अगर मैं फेल भी हुआ हूँ
मैं 8 क्लास में फ़ेल हुई थी मैथ्स में, फर्स्ट टाइम हुई थी। और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड फाड़ दिया था स्कूल में कि मैं घर जाके दिखाऊंगी कैसे कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। और वो आज तक, उसके बाद कई सालों बाद मैंने घर पे ये बात की कि मैं वो 8 क्लास के मिड टर्म में मैं फ़ेल हुई थी। मतलब मेरे लिए इतनी शर्मनाक बात थी ये कि हम, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, ज़ारा नूर अब्बास ने डाली थी कि वो कहीं पे अब्रॉड में रहती हैं और उन्होंने कहा कि मैंने एक स्कूल फेयरवेल फंक्शन में एक चीज़ सीखी, देखी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हर स्टूडेंट को अप्रिसिएशन कार्ड मिला है, किसी को पंक्चुअलिटी पे मिला है, किसी को उस पे काइंडनेस पे मिला है, किसी को गुड हैंड राइटिंग पे मिला, हर स्टूडेंट को। वाह। अब जैसे, और हम एज ए पेरेंट हम तो कंपैरिजन में ही अटक जाते हैं कि फलां के बेटे ने तो हम फर्स्ट दूसरे के पोजीशन ली। बच्चे को अच्छा हाँ। समझ। लाइबा, आई थिंक सो सोसाइटी के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं वो है एनजाइटी। और सिंस यू आर इन दिस फील्ड यू नो बेटर अबाउट दिस। लेकिन मुझे याद है कि मैं स्कूल टाइम के अंदर एक गाना सुना करता था, उसमें वो बोलता था कैसा ये इज़्तिराब है, रहता हूँ मैं क्यों बेकरार। तो इज़्तिराब मुझे तब पता नहीं था, आई वॉज यंग, बस गा देते थे या ऐसे ही गुनगुना देते थे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा यार कि एनजाइटी ये एक बहुत मेजर पार्ट होगा ये लाइफ का, फेस करना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। और मैं अभी देखता हूँ ज़्यादातर लोग जो है एनजाइटी को जो है ना वो आप मैनेज नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। एनजाइटी की जब हम बात करते हैं तो आजकल की हमारी जो सराउंडिंग है ना, उन्होंने एनजाइटी और डिप्रेशन को बहुत कॉमन कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। और आजकल के टाइम में हमारे पास एनजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस की हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस वीकर होता जा रहा है। हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बजाय हम अपने आप अपने ऊपर हावी कर देते हैं। सही। कोई भी चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, तो उसके बाद जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत बड़े, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और आप अगर एक चीज़ में डीपर होते जाते हो तो फिर आप होते ही जाते हो। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो इमोशंस हैं वो किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हो। फिर एक पॉइंट आता है, देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसे क्विकली नहीं आता। जो आपका एंजाइटी है ना, वो आप उसमें ये कि आप एकदम उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हो, बिकॉज वो एक फ़ेज़ होता है। डिप्रेशन है वो लाइफ लॉन्ग है, वो बहुत टाइम तक चलता है और उसमें आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उसमें यह है कि आपको सैडनेस में होते 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 आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो। और एंजाइटी यह है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू कर देती है और आप एकदम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। तो हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो ऐसे, और मैंने आपको ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा ब्रेन है वो उस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। तो आप अगर उस फेज़ में जा रहे हो तो आपका दिमाग को तो पता चल गया, अब आपका दिमाग आपको वही चीज़ें बताता रहेगा, वही चीज़ें व्हाट इफ़ बताता रहेगा कि अब क्या होगा। तो जब हम इस बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो फिर हम फंसते हैं। फिर यू आर स्टक इन दैट फेज़, उसको निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में फंस जाते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को जो है वो एंजाइटी की तरफ या डिप्रेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा मेन रीज़न है। और देखिए हर किसी का एक्सपोजर, हर किसी की जर्नी एक डिफरेंट है, हर किसी का इशू भी बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कि आपका जो इशू हो वो बहुत बड़ा हो, मेरा इशू बहुत कम हो, लेकिन मैं उसको पकड़ के बैठी हुई हूँ। और आजकल हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं सराउंडिंग में, जो हमारी सोसाइटी है, जैसे आपने बोला कि उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो वो इसीलिए है कि जब मैं उसको पकड़ लेती हूँ तो फिर मैं उससे निकलना ही नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती निकलना उसको। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपने माइंड सेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने माइंड सेट को नहीं समझोगे आपका माइंड आपको पकड़ लेगा और फिर वो आपको समझाता रहेगा। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, क्विकली इम्पैक्ट करती हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे बुरी आदतें जल्दी सीखते हैं, एग्जैक्टली सेम कि हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं।
तो हम नेगेटिव चीज़ों में, फिर नेगेटिव थॉट्स में जाते जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो आपको जो है वो सबसे पहले समझना पड़ता है कि यार ये मसला है तो ये क्यों है। जब आप उस क्यों के ऊपर सोचने लगते हैं, बात करने लगते हैं, वाई ढूंढने लगते हैं ना, फिर आपके मसले जो हैं वो थोड़े कम, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि साइकोलॉजी में हमें 3 थ्योरीज़ के ऊपर, पर्सनालिटी थ्योरीज़ के ऊपर बात की जाती है। उसमें हमारे पास हर थ्योरी में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है, जब आपको समझ ही नहीं आता कि यार क्या हो रहा है ना, हो क्या रहा है। जब और हमारे पास, शौन मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसी कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें पहले ख़ुद प्रैक्टिस करने चाहिए, फिर हमें किसी की हेल्प लेने चाहिए। हेल्प इट डजेंट मीन मैं थेरेपिस्ट की बात कर रही हूँ, कंसल्टेशन की बात कर रही हूँ। हम क्या करते हैं कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे तो थेरेपिस्ट के पास जाना है। उससे पहले आप कुछ चीज़ें अपने ऊपर तो अप्लाई करो। हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ इशू है, हम उसमें क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें नहीं निकलना उसमें, हम कुछ नहीं कर, हम रूटीन ख़राब कर दी, खाना पीना ख़राब कर दिया, हम परेशान रहने लग गए, रोते रहे, हम ये करते हैं। तो इन चीज़ों को हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ें मतलब आप निकलना चाहते हो ये सोच लो पहले, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप तो निकल ही नहीं सकते, आपको निकलना ही नहीं, आप नहीं चाहते कि मैं इस फीलिंग से निकलूं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको इस फीलिंग से निकलना है, तो फिर आपको कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने ऊपर। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एक रूटीन बना लो कि मुझे 12 बजे सोना है, मुझे 8 बजे उठना है या 7 बजे उठना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये चीज़ करते हो, आपको पता है, छोटे छोटे गोल बना लो कि यार कल जाके ना मैंने इस टॉपिक पे कुछ लिखना है, कल जाके ना मैंने एक मूवी देखनी है, कल जाके छोटी सी एक चीज़। वो जब आप एक गोल सेट करते हो ना, फिर वो आपके दिमाग में चलता है, फिर एंजाइटी वाला जो फैक्टर है ना, उसको वो फेड करता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे कल ये करना है। होता है ना, हम जब सोचते हैं कि हमें कल यहाँ जाना है, किसी दोस्त से मिल लो। अगर आपको इस फेज़ में अकेले बैठना अच्छा लग रहा है, फ़ौरन उठ जाओ। क्यों अच्छा लग रहा है, मैं बुरा सोच रहा हूँ, मैं बुरा सोच रही हूँ, उठो, जाके पेरेंट्स से बैठ जाओ, सिबलिंग्स के साथ बैठ जाओ, दोस्तों से मिल लो, आइसोलेशन से हटो, अवॉइड आइसोलेशन। आप जब तक आइसोलेशन से नहीं निकलोगे, आप अपने थॉट से नहीं क्योंकि देखो, हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा इसलिए हुआ, अच्छा इसने इसका, इसलिए हम बुरा सोचते रहेंगे। क्यों सोच रहे हैं हम बुरा? आप पकड़ रहे हो ना अपनी बात, आपको पता है कि आप उस फीलिंग में जा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को जाने देते हैं। कोई बात नहीं, सोच रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी आपकी जो है ना वो अनबैलेंस हो जाती हैं। एक आपका स्लीप पैटर्न, ठीक है, एक आपका एपेटाइट। या तो आप बहुत खाने लगते हो, या तो आप खाना छोड़ देते हो, या तो आप बहुत सोने लगते हो, या आप सोना छोड़ देते हो। आप अगेन, आपकी जर्नी मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है। मुझे भूख नहीं लगती, फिर मैं नहीं खाती। एक बार छोड़ दिया खाना, थी दूसरी बार, तीसरी बार, आपका ब्रेन, आपका स्टमक आदी हो गया उसका, आपको भूख नहीं लगेगी, आप सोते रहोगे। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि यू वांट टू स्लीप बट यू कांट स्लीप, या मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद, मैं चाह रही हूँ मुझे नींद आए, लेकिन आती नहीं है। तो आपको सबसे पहले रूटीन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपको रूटीन बनानी है। जब आप सुबह 7 बजे उठोगे तो आपको खुद 12-1 बजे नींद आना शुरू होगी, लेकिन आप अपने ट्राई टू बी बिजी विद थिंग्स। और मैंने देखा है कि जो शख्स बिजी होता है ना, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैंने आपको वही कहा ना कि जब हम आइसोलेशन में बैठते हैं ना, फिर हम उसी के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ बुरा हुआ, जैसा हुआ। और आपका जब उसकी एंजाइटी की बात करते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको परेशानी, मतलब हर वक्त आप इरिटेट रहते हो। हाँ बिल्कुल, बहुत इरिटेट, आपको चीज़ें बहुत जल्दी गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। ये इस तरह होता है। आपको मसल
पेन होने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहीं पे कोई पेन होगा, कभी शोल्डर में पेन होगा, कभी बैक में पेन होगा, ये उसके सिम्टम्स हैं। कुछ लोग तो इसको बहुत स्पिरिचुअल भी ले हाँ, लेते हैं। हाँ, वो अगेन आपकी अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और आपकी अपनी बिलीव्स के ऊपर बात है, बट ये कुछ चीज़ें जो आपकी ये मेंटल बहुत हेल्थ से रिलेटेड बेसिक हैं। होती हैं, यस, मेंटल हेल्थ की वजह से होती यस, हैं। बिल्कुल। तो ये फिर हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो, और एनजाइटी में आप क्विकली चले जाते हैं, लाइक उस फेज़ में आप फ़ौरन से चले जाते हैं। सैड डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें आप सैड होते जाते हो, सैड होते जाते हो। डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में हमें बहुत टाइम लगता है। आपके जो आप जहाँ पे भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको बहुत टाइम लगता है। तो आप उसमें किस तरह जाते हैं, आप सैडनेस वाली सिचुएशन में बैठे रहते हैं और फिर आप सैड ही होते रहते हैं। आप लो एनर्जी हो जाते हैं, आपको कुछ करने का दिल नहीं चाहता कि आप उठ के कोई एक्टिविटी करें, कोई कहीं जाएं, किसी से मिलें, सोशलाइज नहीं करते आप कहते हो कि मुझे किसी से नहीं बात करनी। तो इन चीज़ों को आपके स्टमक के अंदर ना ऐसा लगता है कुछ खींच रहा है, वो अजीब सा एक पेन होता है जो कि यू कांट अंडरस्टैंड। वो किसी को होता है ना कि यार मुझे टेंशन हो रही, टेंशन में मुझे पेट में दर्द होता है, टेंशन में मुझे सर में दर्द होता है। तो इसमें डिप्रेशन का एक ये कि आपके अंदर एक पता नहीं कोई खाली सी एक इस तरह की कोई फीलिंग होती है जो आपके अंदर होती है। तो आप फिर उसमें फिर आप लो एनर्जी, थके हारे, हर वक्त आपको बस लेटना है, उठ के भी नहीं बैठना, बस ब्लैंकेट ओढ़ के आपको लेटना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एनजाइटी के अगेन सिम्टम्स मैंने जैसे आपके साथ शेयर किए है वो है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए ऑब्वियसली थेरेपिस्ट के पास जाना, कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप अपने साथ जो है वो ये कुछ चंद चीज़ें करें जिसमें आपका रूटीन बनाना है। आपको खाना पीना सही करना है, आप खाना स्किप मत करें। आप खाना स्किप करेंगे वो वैसे ही आप वीक होते जाएंगे, आपका ब्रेन वीक होता जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आपका दिल नहीं चाहता, जिसकी वजह एग्जैक्टली से आप फिर उस लेकिन दिल जो होता है ना, वो हाँ, आप पे ज़्यादा यस, हावी लेकिन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि गोल बनाएंगे ना, तो फिर गोल बनाना होता है तो फिर दिल विल का नहीं देखते हम कि सही, हमें करना सही, है ना, हमें करना बिल्कुल। है। अच्छा, इसके अंदर बुक्स या मोटिवेशनल वीडियोस या कुछ ऐसा हेल्प करती हैं? बिल्कुल करता है। अगर आपको रीडिंग पसंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रीडिंग इतना नहीं पसंद, नहीं ठीक पसंद। है, लेकिन तो वो फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जिनको बुक्स पसंद हैं वो बुक्स पढ़ें। जिनको मोटिवेशनल वीडियोस पसंद हैं, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत अच्छे, नेशनल इंटरनेशनल, उनको सुन लें, क्योंकि हम ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन पे वो वीडियोस देखने में होते हैं रादर देन रीडिंग बुक। उसके बाद जो है वो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है, कोई ऐसा थॉट फंस रहा है, तो मैं कॉमेडी मूवीज़ देखती हूँ, तो वो बड़ा हेल्प करती हैं। हंसना, क्योंकि हम हंसना छोड़ देते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता कि हम हंसें। मैंने इस पे रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी थी जो कि बहुत पुरानी है। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है अब्रॉड में कहीं पे, वहाँ पे उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर से 20 स्टूडेंट वो पेशेंट्स जो है वो उन्होंने लिए, 10 पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स लिए। 10 पेशेंट्स को उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट दी, ठीक है। 10 पेशेंट्स को उन्होंने एक टूल उनके फेस में रखा जो कि उनको स्माइल करवा रहा था इस तरह से, ठीक है। कोई एक टूल था कंटिन्यूसली जो बस रखा था, बस उनको ना ये स्माइल आ रही थी उनकी फेस पे। तो जो एंटी डिप्रेसेंट थी उनका जो रिज़ल्ट था उससे पता नहीं कितने % रिजल्ट उसका अच्छा था जो स्माइल कर रहे थे, जिन्हें स्माइल करवाया यस, था। जिन्हें टूल डाला हुआ था जिनके मुंह में। तो आप सोचें कि हम जो है वो, क्योंकि हम हंसना छोड़ देते हैं, स्माइल करना छोड़ देते हैं, तो फिर आप उस चीज़ में फर्दर जाते हैं। जब आपके फेस पे कहते हैं ना कि मुस्कुराए, है ना, तो आपको मुस्कुराना चाहिए, कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं जब, क्योंकि आप और मैं तो बात करेंगे तो हम बहुत नॉर्मल करेंगे, बट जो लोग फेस कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत चीज़ें मुश्किल हैं। छोटा छोटा गोल भी प्लान करना भी मुश्किल है, मूवी देखना, बस उनको उसी फीलिंग में रहना है। लेकिन सबसे पहले किसी से प्रोफेशनल से हेल्प लेने से पहले आप अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें डालें, कोशिश करें कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर जाके जो है वो आपके फिर नए मसले हल होते, और परेशानी है और इशू है,
फिर आप जाएं प्रोफेशनल हेल्प लेने। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी विच इज़ कि हम प्रोफेशनल हेल्प लेने से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मैं आके आपको नहीं बताऊँगी यार मेरे साथ मसला हो रहा है, कभी भी नहीं दिखाऊँगी ही नहीं। लेकिन ये एक आप मेंटल हेल्थ इशू है और इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी के साथ डिस्कस करने में। आप करें, आप बताएं। आपको किसी जानने वाले को नहीं बताना, आप इंटरनेट से सर्च करें, डॉक्टर्स लें जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे उनसे बात करें। अब आपने तो ऐसा भी हो गया कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल वीडियो कॉल हमारे के पास, ऊपर। लेकिन हम इतना डरते हैं इस चीज़ से कि अब अच्छा ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, किसी दोस्त के साथ बैठ जाओ। आप जब बात करोगे ना तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, क्योंकि जब आप अपने मुंह से वो चीज़ निकालेंगे वो हमारे दिमाग में है ना फंसती रहती है। और जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हमारे जो थॉट्स हैं ना वो ऐसे फंस जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं। तो अब जब वो सही नहीं होती तो हम कहते हैं कि यार मैं तो ओवर थिंक कर रहा हूँ। नहीं होता। एक मसला सुनाओ, दूसरा सुनाओ, तीसरा सुनाओ, मसले सुनाओ, निकल जाएगा दिमाग से। हल नहीं होगा, दिमाग से निकलेगा। अभी हमें सिर्फ दिमाग से निकालना है ना, ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है। तो ओवर थिंक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा सोचना। ज़्यादा तो सोचना नहीं होता। सोचो, मुंह से निकालो बाहर, शेयर करो, डिलीवर करो, बात करो। जब आप, जैसे सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि हम सवाल नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते उस कॉन्फिडेंट की वजह से। आप करो किसी अनजान उससे। मेरे पास सेशन के लिए लोग आते हैं तो वो बताते हैं ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, और उसके बाद में हम कुछ भी नहीं करते। मेरे साथ भी मसला होता है। मेरे इस दोस्त हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप से, वो उनके साथ मैं बैठ जाती हूँ, वो मेरे निकलवा लेते हैं मेरे मुंह से वो चीज़ें, और उस पर फिर वो समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, वो चीज़ सही हो जाती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल करना पड़ेगा कि हमें चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको दिमाग में, दिल में रखे हुए आपका मसला नहीं हल होगा। जब बीमारी होती है खुदा न खास्ता, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ये भी तो एक इशू है ना, जिसको आपको ये शेयर करना है। लाइबा, व्हाट इज ग्रीफ एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ? देखिए, ग्रीफ जो है इट्स बेसिकली आपका लॉस ऑफ समथिंग और लॉस ऑफ समवन यू लव्ड। किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्स से आपको बहुत प्यार है, मोहब्बत है, और आप उसको खो देते हैं। दिस इज़ द टेक्निकल एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्रीफ। और हमारे पास साइकोलॉजी में ग्रीफ के 5 स्टेजेस हैं। जो दुख के हमारा जो सदमा है उसके 5 स्टेजेस हैं। उसको उसको पास करने के लिए वो पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डिनाइल। राइट। हम कहते हैं ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। सही बात है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और हम इसी पे लड़ते रहते हैं खुद से, दूसरों से, कि ये नहीं हो सकता। डिनाइल। नंबर 2 इज़ एंगर। ये हो गया, लेकिन ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। फिर जब एंगर हम गुस्से में होते हैं तो फिर हम बार्गेनिंग करते हैं, राइट, कि हमारे साथ हो गया, अब क्या होगा, अल्लाह मियाँ तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मुझसे क्यों ले लिया, मुझे क्यों छोड़ गया, फिर जब आप अल्लाह मियाँ से बार्गेनिंग करके हटते हैं या आप खुद से लड़ते हटते हैं, तो फिर आता है सैडनेस, डिप्रेशन। हाय, छोड़ गया, चला गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे साथ कौन है। जो माएँ हैं, जब उनके बच्चों की डेथ होती है तो वो, क्योंकि कहते हैं ना पेरेंट्स, ये वाला लॉस तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा लॉस। हाँ, सबसे बड़ा लॉस। किसी दोस्त का इंतकाल हो गया, कोई दोस्त कोई परेशानी में जो भी है आपसे दूर हो गया, लेकिन ये अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब तो मेरा बच्चा नहीं है, अब तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर आप आते हो एक्सेप्टेंस पे, 5th पे, कि अच्छा ठीक है, हो गया जो खुदा की रज़ा। फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हम डिनाइल से शुरू करते हैं। ग्रीफ,
डिनाइल से। और हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आपका स्टेजेस की जर्नी सेम होगी मेरे स्टेजेस से, भले हम सिबलिंग्स हों, भले हम स्पाउस हों। अगर बच्चा जाता है तो हम क्या करते हैं, माँ दुख में है, दुख में, दुख में, और फादर जो है वो कोप अप कर जाता है, उसको चीज़ों को में घुलना मिलना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि यार माँ तो रो ही रही है, मतलब 1 साल से रो ही रही है, बाप को देखो सही हो गया है। हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? हो सकता है फादर जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेप पे हो सकता है अम्मा अभी भी बार्गेनिंग कर रही हूँ अल्लाह से, है ना। तो आपका और मेरा जो जर्नी है, प्रोसेस है ग्रीफ का, स्टेप्स का, वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें दोनों बच्चे जो है वो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, एक अभी भी रो रहा है, डिनाइल में है, दूसरा बार्गेनिंग तक पहुंच गया है। तो हमारी जो स्टेजेस का जो प्रोसेस है ना, वो आपके लिए एक डिफरेंट है, मेरे लिए एक डिफरेंट है। किसी का डिवोर्स हो जाता है, वो जल्दी मूव ऑन कर जाता है, और किसी का हो जाता है वो पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाता। किसी का अगर शौहर या वाइफ गुजर जाती है तो वो मूव ऑन करके दूसरी शादी कर लेता है, और कोई कभी भी नहीं करता। तो हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, हम लोग अलग अलग प्रोसेस एक होता है, बस आपकी जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्टेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ग्रीफ के, दिस इज़ बेसिकली ग्रीफ के 5 स्टेजेस। और इसके अंदर एक वन अप ग्रीफ भी होता है। What is that? वन अप ग्रीफ बेसिकली ये है कि अगर आप मेरे पास आते हो और आप मुझे बोलते हो कि लाइबा मैं फेल हो गया, तो मैं आपको बोलूँगी कि यार कोई बात नहीं, मैं तो 2 बार फेल हुई थी, कुछ नहीं होता, है ना। नहीं करना चाहिए, ये तो कोई हेल्प नहीं है, ये नहीं हेल्प, ये आप और उसको नहीं सुनना। अगर किसी जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पे कि लेडी ने बताया कि मेरा एक मिस कैरेज हो गया है, तो दूसरी ने उसको बोला कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है 2 बार, मेरे साथ भी 2 बार हुआ था। उसको नहीं सुनना कि उसके साथ 2 बार हुआ है, आपके साथ 2 बार हुआ है, उसके साथ तो पहली बार हो रहा है ना, हमारे साथ तो हमारा मसला पहली बार हो रहा है। तो ये जब हम आते हैं ना कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, आप नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, सुन लो, सामने वाले की सिर्फ सुन लो, आधे मसले हल हो जाते हैं। सही बात है। सामने वाला रोएगा 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 रोएगा, फिर सही हो जाएगा, लेकिन आप उसको कंसोल करने के चक्कर में भंडे मार देते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी कथाएं सुना रहे होते हैं। कि अगर कोई आपके पास अपना दुखड़ा लेके आता है तो आप उसको अपने दुखड़े सुनाते हैं, ऐसा ना करें। असल में हमारे लोगों की ये आदत है कि सुनते कम में बोलते ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो जब आप अगेन, तो फिर ये आपका साइकोलॉजी वहाँ पे हेल्प करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे हेल्प करता है। कि आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपको क्या जवाब दूँ, मतलब मुझे सोल्यूशन नहीं पता आपकी प्रॉब्लम का, लेकिन मैं सुन लूँगी ना आपका मसला, आधा मसला उसका हल हो जाएगा। सही। वो बोलेगा यार मैंने अंदर से तो निकल गया, जो हमने थॉट प्रोसेस की बात की थी यहाँ से तो निकालो, उसको अपना दुख बताने तो दो। जब आप उसको अपना दुख बताओगे, आहिस्ता, देखिए किसी का भी दुख आप सही नहीं कर सकते, किसी की भी परेशानी, किसी का भी सदमा आप नहीं सही कर सकते, लेकिन वो होता है ना एक मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, कि यार मैं हूँ, कुछ नहीं बोलो, रो रहा है, रो रही है, रोने दो, चुप करके सुनो, एक पॉइंट आएगा वो खुद चुप हो जाएगा। आप कभी भी किसी का दुख फील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा है कि यार आई कैन अंडरस्टैंड, मिथ है ये। नहीं, बहुत बड़ा मिथ है ये। आप नहीं कर सकते, उसका दुख अपना है, ठीक है, आप उसके साथ खड़े रहो, उसको बताओ, सपोर्ट करो, बोलो तुम हो, तुमको रोना हो। मैं एक मसले में थी और वहाँ से मैं बहुत रोती, मेरी दोस्त थी एक, वो मुझे कहती थी कोई बात नहीं आ जाओ, मैं उसके पास जाती थी, मैं रोती थी, सिर्फ रोती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। शाम को जाती थी, वो फ्रूट्स लेके काट के आगे रख लेती थी, थोड़ी देर बाद जाती थी चाय लेके, मैं 7-7 घंटे भी उसके पास बैठती थी और वो चुप करके सुनती थी, और मैं उसकी ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती। उसने कोई हेल्प नहीं, मतलब ऐसी कोई दिखाने वाली कोई हेल्प नहीं की। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास हम आराम से जाते हैं, तो हम उनके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं कि यार अंडरस्टैंड कर लेगा। हम सबका कोई ना कोई एक दोस्त होता है जो सब अंडरस्टैंड कर लेता है, और हम उसका दुख कभी नहीं जानते,
वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो आपके इमोशंस को किस तरह से जो है वो आप किस तरह सोचते हो और फिर आप सोचने के बाद किस तरह से बिहेव करते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस उस पर बात करता है। सही। तो वन ऑफ ग्रीफ इज दिस, प्लीज डू नॉट टेल द अदर पर्सन कि तुम्हारा दुख कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं यार, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप कैसे ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं? नहीं बोलो, मुंह बंद रख के बैठ के सुनो सिर्फ कि कुछ भी नहीं है। तो उसको ये फील करवाना कि हाँ यार तुम काफ़ी परेशान हो, ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम बताओ क्या मसला है, बताओ, बस दैट्स इट। उससे बाकी चीज़ें तो वन ऑफ ग्रीफ इज दिस कि प्लीज़ डू नॉट वन ऑफ समवन। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है लाइबा कि रिस्क लेने से नहीं डरते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिस्क जो है ना वो लेते वो बहुत डरते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट यहीं पे आता है ना कि हम नहीं, हमें डर लगता है कि यार अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल छोड़ने से कितना डरते हैं। सही बात। कि हम दूसरे स्कूल में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है। लेकिन जो लोग चले जाते हैं उनको शायद और अच्छे दोस्त मिल जाएं। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशंस कैसे। अब ऐसे भी नहीं कि आपको ऐसा रिस्क ले लो जिसमें आपकी जान ही कोई चली जाए, लेकिन आप रिस्क लो, आप अपने ऊपर डालो सर के ऊपर कि मैंने ये करना है, और देखो आप कर सकते हो। देखिए, एक्सप्लोर करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। एक्सप्लोर करने से आपको पता चलता है कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इसमें अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं करूँगा मैं। तो फिर इस तरह से और सक्सेस भी उन्हें मिलती है जो रिस्क लेते हैं लाइफ के अंदर। देखिए, सक्सेस हम इसको इस तरह नहीं कह सकते, वो लक पे भी होता है। अगर किसी ने बड़े रिस्क ले लिए, किस्मत में ही नहीं है, क्या करेंगे हम? तो किस्मत से तो नहीं जीत सकते ना फिर। तो ये, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में है एफर्ट करना। आपने दिल में तो सोचा कि मुझे ये करना है, तो आपके जो खुदा है वो भी इस चीज़ को देखता है कि यार आप एफर्ट कर रहे हो तो करना है। तो ये चीज़ें, जैसे हम कहते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे एग्जांपल दी थी एंड इट वाज लाइक कि यार तुमको कैसे पता कि सामने वाला बंदा पागल है? तुमको नहीं पता उसकी किस्मत। हम लोग हर रोज़ अपनी किस्मत लिखते हैं। उसने एक एग्जांपल दी थी कि हमारी जो किस्मत है ना, ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारी किस्मत जो है वो लिखी हुई है। हमारी किस्मत लिखी हुई नहीं है, हमारी किस्मत हर रोज़ लिखती है। ये जो हमारे बैठे हुए हैं या जो जिस भी रिलीजन के हैं, वो जो कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हर रोज़ लिखती है। हम अब उसमें बैठते रहेंगे कि यार मैं गरीब हूँ, मैं पागल हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सोचते रहेगा। वो अगले दिन उनका किस्मत में लिखेंगे यार ये आज भी गरीब है या आज भी पागल है। एक दिन वो उठेगा, बोलेगा यार आज मैं गरीब नहीं हूँ, आज मुझे काम करना है, तो वो किस्मत लिखेगी यार आज ये पागल नहीं है, आज ये काम कर रहा है। ठीक हो। तो जब व्हेन यू टेक स्टेप्स एफर्ट्स लेने के लिए, तो फिर जो है वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आपको एफर्ट लेनी पड़ती है। Laiba, the next question that I have for you is how to teach inclusivity to your child? सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे छोटे से बच्चे हैं वो कुछ नहीं सुनते, उनके सामने हम अनशन बात करते हैं, स्टॉप डूइंग दिस। सब सुनते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो आपका छोटा बच्चा है ना, वो सब सुन रहा है। आप जो बोल रहे हो, जिसके लिए बोल रहे हो, सब सुन रहा है। अभी वो सुन रहा है, थोड़ा बड़ा होगा बोलेगा। हम जब बड़े होते हैं तो हम कोई ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। छोटे से जब हम बड़े होते हैं तो कोई हमारे रिश्तेदार ननियाल में हो, ददियाल में हो, हमें अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? उन्होंने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया बुरा। क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द अब्बा अम्मा भाई बहन दादियाँ शादियाँ बुराइयाँ करती थी ना उनकी, वो तो हमने सुन लिया बचपन में। अब वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये बंदा तो ऐसा ही है। जो लोग अपने ददियाल से दूर हो जाते हैं या ननियाल से दूर हो जाते हैं, क्यों होते हैं? तो जो हमारी इसमें मदर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप अपने बच्चे के सामने कभी भी बाइस बात मत करो, कोई भी नेगेटिव। वो कहते हैं ना कि अगर बच्चा वार्म में है तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, देखो, क्योंकि बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो जब वार्म में इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको, तो जब वो पैदा हो गया कैसे नहीं पड़ेगा? सही बात। तो इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा रेसिज्म हटता है।
अब बेसिकली इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। एक हमारे पास सेग्रीगेशन होता है, एक हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, एक हमारे पास इंक्लूजन होता है। सेग्रीगेशन में क्या है कि भाई तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ स्पेशल चाइल्ड, मैं अलग हूँ, तुम नॉर्मल चाइल्ड हो, तुम अलग हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप नॉर्मल चाइल्ड हो, आप में थोड़ी सी जगह हमें स्पेशलिस्ट जो बच्चे हैं उनको मिलेगी, ठीक है, हमारी थोड़ी सी जगह मिलेगी वहाँ पे। और इंक्लूजन में क्या होता है कि एक ही कमरा है, आपकी भी 50% जगह है, मेरी भी 50% जगह है। इंक्लूजन मतलब हम मिल जाते हैं, हमें नई मतलब 22 चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए 22 चीज़ें। सही। तो हम बच्चों को इंक्लूजन ऐसे सिखा सकते हैं, उनके साथ ओपन टॉक्स करें, जो हमने पेरेंटल एनवायरनमेंट की। अब यहीं से शुरू होता है। जब हम उनके साथ ओपन टॉक इतनी एज में कर लेंगे तो सोचें जब वो यूनिवर्सिटी में होंगे तो आपसे तो ओपन टॉक करेंगे ना। फिर हम नहीं करते, हम डांट देते हैं बच्चों को, मार देते हैं बच्चों को। तो आप अपने बच्चों के साथ 22 बातें ना करें, उनके साथ न्यूट्रल बातें करें, किसी को बुरा नहीं बनाएं, सबकी अच्छी बातें करें, कोशिश करें। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे हम अच्छा बोलें, वो इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करें कि नेगेटिव अगर बोल भी रहे हैं तो कम बोलें, उसके सामने ना बोलें, अच्छा बात करें, किसी के लिए भी करें विथ हैप्पी फेस, हैप्पी इंटेंशन, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। देन वो आपको इंक्लूजन जो है वो सिखाता है। अच्छा, आपने बताया कि एंजाइटी डिफरेंट है, डिप्रेशन डिफरेंट है, लेकिन व्हाट आर सम मेजर सिम्टम्स एंजाइटी के और डिप्रेशन के? देखें, ऐसा है कि जो एंजाइटी है उसमें आप एक क्विक फेस चेंज कर लेते हो, एक सेकंड में आप उस फेज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हो, जो एंजाइटी का फेज़ है। जो डिप्रेशन का है उसमें यह कि आपको टाइम लगता है, उसमें स्लोली ग्रेजुअली आप उस फेज़ में जाते जाते हो और फिर आप फंस जाते हो वहाँ पे। और डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारा बड़ा सिम्टम है, एंड दैट इज़ कि हमारी जो लो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, हम थक जाते हैं, थकन से हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेस एक्टिविटी, हमारा दिल नहीं चाहता कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से। और हमारा जो एंजाइटी है वो आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ कर देता है, यू नो, बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, और आपके एकदम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं सबसे। डिप्रेशन में आप इरिटेट नहीं होते, डिप्रेशन में आप स्लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, कम आपको समझ नहीं आता चीज़ें, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। और एंजाइटी में ऐसा होता है कि आपकी जो थॉट्स हैं ना वो एकदम क्लैश करते हैं। सही। उसी की वजह से हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, ब्रीथिंग इशू होना स्टार्ट हो जाता है एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग, मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन में क्या होता है, आपके स्टमक में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, आपको लगता है कि कुछ है जो मुझे अंदर से खींच रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आप एंजाइटी को रो के किसी को एकदम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम किसी के ऊपर वी थ्रो थिंग्स टू पीपल, राइट। डिप्रेशन में नहीं, यू आर वेरी लो, यू आर वेरी डल, आप उस डार्केस्ट फेज में जा रहे हैं। तो दीज आर सम बेसिक मेजर सिम्टम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के डिप्रेशन के हैं या एंजाइटी के हैं। एंड इज देयर अ थेरेपी दैट कैन हेल्प लाइक? देखिए, ऑल थेरेपीज़ कैन हेल्प, ठीक है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा थेरेपी है दैट इज़ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब आप वो थेरेपी लेने जाते हैं तो आप जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं थेरेपी लेने, तो ही और शी विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करवाना आप जो बताते हैं, आपको समझ आने लगता है कि यार मैं ये जो हरकत कर रहा हूँ वो मैं इसकी वजह से, ट्रिगर पॉइंट की वजह से कर रहा हूँ। तो जब आप CBT सेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा दिस इज़ माई ट्रिगर पॉइंट, मुझे इस पर काम करना है। सही। मुझे इस पर, अगर मुझे किसी के चिल्लाने से, जैसे मैं हूँ, अगर आप मुझसे चिल्ला के बात करेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे चिल्ला के बात करने वाले लोग नहीं अच्छे लगते, नहीं समझ आते। तो आपको ये समझ आता है तो फिर मैं आगे से ये बोलूँगी कि यार आप प्लीज़ आराम से मुझसे ये बात करें, मुझे बताएं आराम से। अगर कोई चीज़ आपको ट्रॉमाटाइज़ कर रही है तो उस चीज़ से हट जाएं, पीछे हट जाएं,
तो ये चीज़ें हैं जो आपको CBT में सेशंस में चीज़ें सिखाते हैं। सारी थेरेपीज़, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बट हमारे पास जो है CBT सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उसमें यह है कि आप, वो सामने वाले कुछ भी नहीं बोलते, आप सिर्फ उनको उनकी बातें बताते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं, बताते हैं आपके जो थॉट्स, वो जो अंदर फंस रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, वो आहिस्ता 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 क्लियर होना शुरू कर दे। थैंक यू लाइबा, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमसे शेयर की और आई थिंक सॉल्यूशंस पे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, सो दैट वर मोस्ट नीडेड। और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी शॉन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि ये चीज़ें लोगों के तक पहुँचें और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करें, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी बात पसंद आई है, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।